by talking about मैंने आप लोगों को जिस तरह से डिस्कस करा था मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों से बिल्कुल बेसिक्स चीज से आप हम लोग पुरानी चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से हमने स्टार्ट लिया था हमने कौन कौन सी चीज़ें की थी आप लोगों का मैंने फीडबैक लिया उसके बाद फिर आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट वर द थिंग्स एंड दैट यू हैड एम्बिग्विटी ऑन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेज एन आइडिया कि आप लोग किधर स्टैंड कर रहे हैं आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं क्या क्या चीज़ों में आप लोगों को कन्फ्यूजन है एम्बिग्विटी है so regarding the whole path, I will get to it अदिल भाई definitely मैं भी उसके बारे में इनके साथ शेयर करता हूँ इनको मैंने अभी जो इनकी थोड़ी बहुत रिजर्वेशन थी आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस देम मैं उनको बस एड्रेस करते ही अभी जो है बिल्कुल उसी तरह से उसी ऑर्डर में एक्सप्लेन करता हूँ जिस तरह से आपने मुझे बताया तो मैंने आई होप मैंने अभी काफ़ी डिटेल में आप लोगों से SSIS की बात की थी और आप लोगों को बताया था कि इट इज़ एन ETL टूल एंड हाउ दिस ETL टूल कैन बी लेवरेज्ड एंड यूटिलाइज्ड उससे पहले मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन BI एंड अ डेटा एनालिसिस प्रोफेशनल तो मैंने वो भी बताया था और मैंने साथ में आप लोगों को ये भी बताया था कि हाउ द डेटा एनालिसिस प्रोसेस वर्क्स सीक्वल स्क्रिप्टिंग किस तरह से यूज की जाती है क्यों यूज की जाती है इसके बारे में इनकी थोड़ी सी डिस्कशन की थी हमने लेट मी गो ओवर द कॉन्सेप्ट्स अगेन वंस मोर so I'm going to start off by talking about the first thing जो आप लोगों को पता होनी चाहिए जो आप लोगों को ये कोर्स दिया जा रहा था it was to get you guys an idea or get not just an idea to get you guys hands-on experience कि किस तरह से आप लोग चीज़ों को लेके चल सकते हैं to become a BI developer, to become a data analyst, to become a data professional in general. आप लोग कौन सी फील्ड परस्यू करते हैं that totally depends upon you, your and your efforts. So regarding अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि what are the best practices for any data professional, whether it be a machine learning engineer, whether it be for a data analyst, for a data scientist, for any other person working in the field of data. तो सबसे पहले जो आप लोगों को चीज़ों को पता होना चाहिए दैट इज द मॉडलिंग के बेसिक व्हाट इज अ डेटाबेस आप लोगों को जेनेरिक कॉन्सेप्ट नॉट जस्ट जेनेरिक आप लोगों को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट होना चाहिए हाउ दैट डेटाबेस वर्क्स बिजनेस की किस तरह से मॉडलिंग की जाती है व्हाट इज अ लॉजिकल मॉडल व्हाट इज अ फिजिकल मॉडल ये सारी हम लोग बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने सेशंस के अंदर और ये चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप लोगों के पास बिजनेस नॉलेज होगा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होगी once you have the business understanding, once you have asked your, if you are working in the field and you are, let's suppose, developing some reporting tool or going to be developing a whole system for reporting purpose, the first step that you're going to take is you're going to ask the questions. Asking questions is very important, whether it be for from a business, from clients, or for, in this case, for yourself for learning. Ask the right questions. There are no dumb questions. You can only be stupid once. तो आप लोग देखें एक्सप्लोर करें हर एक चीज को देखें यू हैव टू गो थ्रू ऑल द जिस तरह से भी मैं बता रहा था लॉजिकल मॉडल की मैंने बात कर ली फिजिकल मॉडल की बात कर ली कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स की बात कर ली अगर आप लोगों की को बिजनेस डोमेन का आइडिया नहीं है कि बिजनेस एक्चुअली चाहता क्या है किस तरह से मॉडल हुआ है किस तरह से उनके डिफरेंट सोर्सेज के अंदर डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड है किस तरह से उनका डेटा वेयर हाउसिंग स्ट्रक्चर्ड है तो आप लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा तो फिर रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती तो इट इज रियली एसेंशियल टू नो what data is coming how the data is going to be stored how the data is related integrated and used further on so getting to know the business model is very essential but to you know drive it just from the business requirements to derive the business model into a technical one जिसके थ्रू आप leverage कर सकें data को using different technologies जिस तरह से in our case we use SQL Server
और SQL सर्वर के अलावा बहुत सारी डिफरेंट डेटाबेसेस भी हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने पुराने सेशंस में डिस्कशन की थी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस रिगार्डिंग दैट आर बेनिफिशियल फॉर डिफरेंट बिजनेस यूज केसेस, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस यूज केस कि कौन सा टूल कब यूज करना है। वो आप लोगों को तभी पता लगेगा जब आप लोगों को इन्स एंड आउट्स पता होंगे डेटा के। आपको पता होगा कि लेट्स सपोज कि इफ इट इज अ ट्रांजैक्शनल सिस्टम, तो कौन सा जो है डेटाबेस और कौन सा जो है सिस्टम दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यूजिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। और इसी तरह से आप लोगों को जब हम लोग बात करते हैं रिपोर्टिंग की, जब तक आप लोगों को बिजनेस मॉडल का नहीं पता होगा, हाउ कैन यू परफॉर्म एनी रिपोर्टिंग? यू हैव टू नो हाउ द डेटा इज गोइंग टू बी मॉडल फ्रॉम ए टू जी। यू हैव टू नो ऑल द डेटा लीनिएज, किस तरह से डेटा पहले था सोर्स सिस्टम्स में, फिर किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ, किस तरह से उसको फाइनल स्टेजेस में लेकर गया और ले जाया गया फाइनल स्टेजेस में, और उसके बाद फर्दर उसके ऊपर कौन कौन सी किस टाइप की एनालिटिक्स हो रही थी। All these things are very necessary for a data professional to know. Once you know the basic concepts कि किस तरह से डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं और लेवरेज करते हैं, आफ्टर the the different concepts in getting to know how the data is going to be stored in the system, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं उन टूल्स के ऊपर that we can leverage for repetitive tasks. जब आप लोगों को ये पता लग गया कि किस तरह से आप लोगों ने डेटा को स्टोर करना है, आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स मिल गए, देन यू हैव टू नो दैट देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, there are different scripting languages in particular. When I say languages, I'm talking about scripting languages that you can leverage for performing different operations. अब मैं आप लोगों को इस सेशन के अंदर we didn't touch Python at all. It was solely oriented around SQL. So Python is also a scripting language which you can use for performing ETL operations, for getting to know the data, for developing all the models. जिस तरह भी सारा कुछ इसको किया जा सकता है. But again, uh, what this training was about, it was to give you an idea कि किस तरह से आप चीजों को लेके चल सकते हैं. I would suggest doing one thing at a time. Don't overburden yourself as well. जब आप बहुत सारी चीजों में कश्तियों में सवार हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भी नहीं हो पाता है फिर एंड में. तो डू वन थिंग एट अ टाइम, बट डू इट प्रॉपरली. आप सीक्वल को अगर स्टार्ट किया था आप लोगों ने, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सीक्वल के अंदर बाहर हो जाए, पूरी गेट टू नो ऑल द इन्स एंड आउट्स, प्रॉपरली उसको देखें. अदील भाई ने आपको मैंने जिस तरह से पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट्स का बताया था कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं सीक्वल सर्वर के अंदर, तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को इन डेप्थ जाके एक्सप्लोर करें. देखें कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर व्हाट आर एक्चुअली दोज ऑब्जेक्ट्स, हाउ आर दे स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड, किस तरह से बन रहे हैं, क्या चीज़ है जो उनको ऑब्जेक्ट्स को बना रही है, और जो डेटा उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्मेट में हो रहा है, किन प्रिंसिपल्स की बेसिस पे हो रहा है. इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें. इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं. देयर आर स्टोर प्रोसीजर्स, देयर आर कंस्ट्रेंट्स, देयर आर इंडेक्सेस, ये सारे, देयर आर ट्रिगर्स, ये सारी व्यूज. सॉरी, मैं बार बार अपने आप को इंटरप्ट कर रहा हूँ. तो आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली एंड थॉरली विजिट करें और देखें कि किस तरह से क्या चीज़ है और वो क्यों है. हर तरह से एक्सप्लोर करें. आप लोगों को किसी किस्म की भी एम्बिग्विटी होती है, तो यू आर ऑलरेडी ऑन इन अ व्हाट्सएप ग्रुप. यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम, और यू कैन इवन ईमेल अस. आप लोगों के पास हमारे ईमेल एड्रेसेस भी हैं. तो देयर इज इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन एट ऑल एवर, आप लोग रीच आउट कर सकते हैं. वी कैन ऑलवेज, विल बी ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू गाइस. एंड ये तो मैंने बात बता दी आप लोगों को किस तरह से आप लोगों ने एंट्री लेनी है फॉर बिकमिंग अ डेटा प्रोफेशनल. The first step is getting to know all the ins and outs for the business model, the conceptual model, the logical model, the physical model, और किस तरह से normalization होगी, denormalization होगी, और ये सारी चीजें जो हैं, what the entry point for the getting started with the data field
is, वो आप लोगों को मैंने बताया. Once you have your hands-on experience, आप लोगों को thoroughly पता लग जाएगा कि SQL Server को किस तरह से utilize करें, leverage करें, तो then move on to the next stage. And what would be the next stage? वो आप लोगों को already पता है. OLTP की हमने बात कर ली. Initially जो आपका हर data एक transaction processing system में जाता है, वो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. Now we are going to move on towards the more जैसे कह लें आप hype type of things जिसके अंदर लोग ज़्यादातर interested होते हैं, the analytical part, OLAP model. तो OLAP मॉडल में क्या हो रहा होता है? OLAP मॉडल में हम लोग बेसिकली OLAP सिस्टम्स के अंदर जो होता है डेटा को मॉडल कर रहे होते हैं फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस. उसका मॉडल ही हम लोग इस तरह से बना रहे होते हैं कि दैट इज मोर एफिशिएंट टू क्यूरी हिस्टोरिकल डेटा. इट इट इज हिस्टोरिकल डेटा बिकॉज आपके पास ट्रांजैक्शन सिस्टम्स के अंदर ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है. इट इज देयर. अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने एक ऐसा मॉडल बनाना है दैट इज suitable for getting the data in such a way कि आप उसको deep जो है dig down करते जाएंगे granular level पे उस granularity increase करते जाएंगे. Granularity means basically the basic unit of a data point. For example, there is a unit of measure that can be known as a year. एक साल की बात कर लेते हैं. A year is composed of months, and a month is composed of days. A day is composed of hours. Hours are composed of minutes, and minutes are composed of seconds. अगर हम लोग इससे भी further drill down कर सकते हैं चीज़ों को, but again there would be a stopping point. There is going to be a stopping point where the data is going to be at its most basic level. That is the granularity of the data. तो यू हैव टू नो कि किस तरह से आपने डेटा को मॉडल करना है अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रैन्युलैरिटी, जिसको आप लेवरेज कर सकते हैं इन योर रिपोर्टिंग. आप कौन सी ग्रेन चाहिए डेटा की, किस तरह से आपने उसको स्टोर करना है इन वेदर इट बी इन द कॉन्स्टलेशन स्कीमा, द स्नोफ्लेक स्कीमा, और द यू कुड से स्नोफ्लेक कह चुका हूँ, कॉन्स्टलेशन कह चुका हूँ. और इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक, एम आई मिसिंग एनी स्कीमास? आई होप अब तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में. Anyone? तो नुमैर ने तो मुझे अपनी इनपुट दे दी है और उसकी इनपुट सही है. आई वुड आल्सो लाइक अदर पीपल टू interact with me right now. अगर किसी को आइडिया है तो feel free to unmute yourself and talk about it. मैंने स्नोफ्लेक स्कीमा की बात की, मैंने कॉन्स्टलेशन स्कीमा की बात की फॉर OLAP मॉडलिंग. नॉर्मली जो यूज किया जाता है OLAP मॉडलिंग के अंदर, वो कौन सा स्कीमा है जो कि यूज किया जा रहा होता है? एनीबॉडी? स्टार स्कीमा. अब्दुल्ला हसन ने भी बात कर दी, हसन वलीद ने भी कर दी, एंड नुमैर ने भी कर दी. तो यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. द मोस्ट बेसिक स्कीमा फॉर OLAP रिपोर्टिंग द स्टार स्कीमा. तो बिल्कुल इसी तरह से ही है. तो व्हाट इज यू नो दीज OLAP मॉडल्स आर बेसिकली, जिस तरह से आपको बताया था कि मॉडल्स बने भी इस तरह से होते हैं कि दे सपोर्ट रिपोर्टिंग. अब रिपोर्टिंग किस तरह की हो सकती है, उनके KPIs किस तरह से बने हुए होते हैं, किस चीज को जहन में रखते हुए ये मॉडल्स बनते हैं, दैट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि रिपोर्टिंग का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है. इट इज गेटिंग टू नो द बिजनेस लॉजिक, बिकॉज एनी डेटा वेयर हाउस और अ डेटा मार्ट, अब ये मैं दो टर्म्स डिफरेंट हैं जो यूज कर रहा हूँ, डेटा वेयर हाउसिंग की और डेटा मार्ट्स की. ये कॉन्सेप्चुअल चीजें सारी, आई होप कि आप लोगों को इनके बारे में आइडिया डेफिनेटली हो गया होगा अब तक. But I want you guys to do extensive research on what data warehouses are, what data marts are, what is the difference between them, and how to implement them. अगर मैं आप लोगों को हाई लेवल इनका आइडिया दे दूं तो हाई लेवल इनका आइडिया इस तरह से होगा कि a data warehouse is basically a subject oriented database. It is non-volatile. It is you could say historical. अभी मैंने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लिस्ट की हैं. तो अगर मैं इन तीन की ही सिर्फ बात करूं फिलहाल, इनको आगे लेके चलूं, तो डेटा वेयर हाउसेज जो होते हैं वो एक
बेसिकली किसी ना किसी बिजनेस क्वेश्चन को, बिजनेस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं, जिसके लिए बेसिकली डेटा वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। आपकी रिपोर्ट्स किस लिए बन रही होती हैं? दे आर बेसिकली टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। कोई बिजनेस प्रॉब्लम होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा चुका होता है, या फिर नहीं भी अगर किया जा चुका होता तो एक इस तरह का मॉडल बनाया जाता है कि जिससे वो आइडेंटिफाई किया जा सके फर्दर में आगे जाके। अब डेटा मार्ट्स क्या होते हैं? डेटा मार्ट्स आर मोर स्पेसिफिक कि यू कैन थिंक ऑफ देम एज कि आपके पास एक पूरी एक बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देयर इज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, देयर इज अ सेल्स डिपार्टमेंट, देयर इज द टेक डिपार्टमेंट। अभी इन तीन की बात ही कर लेते हैं। तो the data in the data warehouse, it contains all the historical data that is required for reporting for throughout the organization. Data marts can be think of subsections of the whole complete package for the data warehouse that have selective data in it, जो कि फीचर इंजीनियरिंग के थ्रू उसके अंदर हमने पर्टिकुलर फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया होता है। And these data marts are basically the units that are useful for a particular department. In this case, जिस तरह से मैंने आप लोगों को तीन डिपार्टमेंट्स अभी स्टेट किए थे ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, there is a finance department, there is a sales department, there is a tech department. तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग डेटा मार्ट बन जाएगा जो कि स्पेसिफिकली वो डिपार्टमेंट और या फिर उस डिपार्टमेंट के पर्सनल यूज कर रहे होंगे फॉर आंसरिंग पर्टिकुलर क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स, for getting the reports done, for data analysis or BI reporting or any other purpose. I hope I am making sense to you guys. मुझे काइंडली अपना साथ के साथ मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहें। अगर आप लोगों को किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है, कहीं पर भी एम्बिग्विटी आ रही है, तो डू लेट मी नो। हम लोग साथ के साथ उसको रिजॉल्व करते जाएंगे। मल्टीपल मार्ट्स कंबाइन होके एक वेयर हाउस में होता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन है थोड़ी। अच्छा, ये मुझे भी नुमैर ने कहा है कि इज अ डेटा वेयर हाउस composed of multiple data marts? Not necessarily. A data warehouse can be thought of as a whole business organization जिसके अंदर सारे के सारे डेटा को फीचर इंजीनियर करके क्लीन करके एक पर्टिकुलर ओवरऑल बिजनेस मॉडल को हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डेटा मार्ट्स आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डोमेन। इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे डेटा मार्ट्स जो हैं डिफरेंट डेटा मार्ट्स बन जाएं और वहां से हम लोग डेटा पुल कर रहे हो। तो डेटा मार्ट्स का पर्पस ये होता है कि दे आंसर क्वेश्चंस related to a particular domain. It is not necessary that a data mart, multiple data marts make up a whole data warehouse. It can be possible, but it is not necessary. तो बिजनेस प्रॉब्लम सपोज हमें आती है तो हम डेटा डेटा वेयर हाउस से डेटा का चलिए डेटा मार्ट बनाते हैं, देन उस पे एनालिसिस करते हैं। Again, it depends कि किस तरह से आप कर रहे हैं। It is also quite possible कि आप लोग इस तरह से, this is also an approach कि इस तरह से मैंने organizations में होते हुए भी देखा है कि आप डेटा पहले डेटा वेयर हाउस बना लेते हैं, फिर उसके बाद फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डोमेन आप वहाँ पे डेटा मार्ट्स बना लेते हैं। लेकिन इस तरह से इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी एज वेल कि आप, मैंने इस तरह से भी देखा ऑर्गेनाइजेशंस में कि वो डायरेक्टली OLTP सिस्टम्स के थ्रू without utilizing the data warehouse, they are building their own data marts as well, specific to their own domains. आप लोग इसके बारे में रिसर्च करें। अगर आप लोग, जिस तरह से मैंने अभी कहा था आप लोगों को, these are the questions that you should be asking. बहुत बेसिक से सवाल है कि मतलब what is the purpose for having them? जब तक आप लोग इसको खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप लोगों के जहन में सवाल नहीं आएंगे। जब तक सवाल नहीं आएंगे तब जो है आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता लगेगा। जब तक पता नहीं लगेगा तो फिर उसका फिर आपकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होगा। बी क्यूरियस और इसको एक्सप्लोर करें, लाजमी एक्सप्लोर करें। आई होप कि मैंने आप लोगों को इसका डेटा वेयर हाउसिंग का, डेटा मार्ट्स का एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट दे दिया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है तो आई वुड सजेस्ट गूगलिंग इट अप, और अगर आप लोग मेरे से अभी पूछना चाहते हैं तो आई कैन जस्ट वी कैन टॉक अबाउट इट, और हम लोग इसके बारे में आई कैन ट्राई टू गिव यू अ क्लियरर पिक्चर। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स मूव ऑन। अगर आप लोगों का सवाल है तो जस्ट पुट इट इन द चैट सेक्शन एंड विल डिस्कस इट एट द एंड। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप लोगों को डेटा मॉडलिंग के बारे में पता लगेगा कि किस तरह से आपने डेटा वेयर हाउस की मॉडलिंग करनी है। तो वंस यू डू द मॉडलिंग,
उसके बाद आता है द इम्प्लीमेंटेशन वर्जन। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करें? तो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादातर इस तरह से की जाती है कि अगर आप लोगों को सीक्वल सर्वर के ऊपर ही हैंड्स ऑन हो गया हो, अगर आप लोगों ने उसके ऊपर किया हो प्रॉपर्ली, विच आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप लोग उसको एक्सटेंसिवली एंड थॉरली रिसर्च करें, देखें और स्किल्स हासिल करें। सीक्वल सर्वर के बारे में किस तरह से उसके ऊपर चीज़ें बन रही होती हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता लग गई। आप यूज़ केस उठाएं कोई भी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन लेवरेज दोस योर स्किल्स। आप प्रोजेक्ट्स करें, डिफरेंट आप डेटा सेट्स उठा लें डिफरेंट सोर्सेज से। आई कैन यू नो से टेल यू कि आप kaggle.com, इट इज़ अ वेरी फेमस वेबसाइट जहाँ से आपको डेटा सेट्स मिल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो आप वहाँ से डेटा सेट्स उठा सकते हैं। github.com, वहाँ से आपके ऊपर रिपोजिटरीज पूरी की पूरी पड़ी होती हैं, पूरे प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं, तो उनको एनालाइज करें, उनको देखें। तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज बिल्ड अप योर ओन प्रोजेक्ट्स। आप लोग यूज केसेस को आइडेंटिफाई करें कि क्या डेटा आप लोगों ने उठाया है, उसको आप लोगों ने डेटाबेस का डिज़ाइन किया, आप लोगों ने डेटा उठाने के बाद उसको आपने OLTP के अंदर स्टोर कर दिया, OLTP सिस्टम बना के। फिर आपने उसके ऊपर डिफरेंट OLTP सिस्टम्स अगर एक से ज़्यादा बनाए हुए हैं या इनिशियली अगर एक भी बनाया हुआ है, उसको फिर आपने डेटा को फर्दर OLAP मॉडल में किस तरह से कन्वर्ट किया, क्या KPIs उसके डिफाइन किए। ये सारा काम आप इजीली खुद कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के बाद। आई रियली होप सो। तो वंस द डेटा इज स्टोर्ड इन इन OLAP मॉडल, अब ये OLAP मॉडल किधर स्टोर होगा? ये SQL सर्वर के अंदर ही स्टोर होगा इनिशियली। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू गेटिंग हैंड्स ऑन BI रिपोर्टिंग। अब BI रिपोर्टिंग के लिए आप लोगों को पावर BI का हैंड्स ऑन दिया गया इस ट्रेनिंग के अंदर। तो BI के अंदर आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों ने डेटा सेव किया होगा इन द OLAP मॉडल्स SQL सर्वर के ऊपर ही, उसको आप फर्दर मॉडल करेंगे अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉजिक। क्योंकि व्हेन टॉकिंग अबाउट स्टोरिंग डेटा इन द OLTP मॉडल्स, वहाँ पर आपने टेक्निकल टर्म्स के अंदर डेटा को सेव किया होता है, आपने बिजनेस लॉजिक को कन्वर्ट किया होता है टेक्निकल लॉजिक में, और आपने उसके हिसाब से उसके अंदर फिजिकल मॉडल के ऊपर सेव किया होता है। आप टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स को नेम देते हैं, टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर आप जब ओला आपका मॉडल बनाते हैं, उसके अंदर भी उन्हीं टेक्निकल टर्म्स को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आप फर्दर एक वो मॉडल बनाते हैं जो कि रिपोर्टिंग के लिए आपको लगता है कि दोज KPIs would be required. Once you have built that model, what's next thing to do is कि आप बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। आप देखते हैं कि जो आपने टेक्निकल टर्म्स सेव की हुई थी, हाउ आर दे एक्चुअली कनेक्टेड टू द बिजनेस टर्म्स। इसको हम नॉर्मली अगर बात करें तो कह देते हैं सिमेंटिक लेयर के तौर पे, कह देते हैं कि सिमेंटिक, हाउ द सिमेंटिक लेयर वर्क्स। दिस इज एक्चुअली द बिजनेस लेवल लेयर जिसके अंदर आपकी टेक्निकल लॉजिक इज बीइंग कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉजिक। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, आई गेस कि मैंने पहले भी दी थी। लेट्स सपोज कि अगर आप टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज बीइंग सोल्ड एट अ पर्टिकुलर सुपर स्टोर, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टैक्स आ रहे हैं। जब आपने टैक्स का देखते हैं, मॉडल देखते हैं, तो OLTP के अंदर आपके पास डिफरेंट टैक्स के वो थे, कैटेगरीज थी। देयर वाज GST, देयर वाज वैल्यू एडेड टैक्स, देयर वाज सर्विस टैक्स। ये सारे टैक्स डिफरेंट टैक्सेस थे, इनकी डिफरेंट कॉलम्स थे। जब आपने इसको मॉडल किया ओलाप मॉडल के अंदर, तो आपने टैक्स को, वैल्यू एडेड गुड और GST को आपने जो है कंबाइन कर दिया, सर्विस टैक्स को आपने अलग रख दिया जस्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। लेट्स सपोज दैट वाज द नीड ऑफ द डेटा वेयरहाउस। अब फर्दर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉजिक, जब हम लोग टैक्स की बात करेंगे अगेन फिर से, तो दैट वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, द सर्विस टैक्स, as well as the different the next tax that I was talking about earlier. इनका combination, that is the business logic. क्योंकि बिजनेस यूजर को ये पता है कि भाई टैक्स है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई कौन कौन सा ग्रैनुलर लेवल के ऊपर टैक्स आ रहा था। इट मे बी पॉसिबल कि आगे जाके उसको ये जरूरत पड़ सके, वो जानना चाहे कि कितना टैक्स किस चीज के ऊपर लग रहा था। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स सपोज कि उसको भी जरूरत नहीं है, ही जस्ट वांट्स टू नो व्हाट द टोटल टैक्स वाज।
सो अकॉर्डिंग टू बिजनेस लॉजिक आप लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे और मॉडल करेंगे अगेन इन द BI लेयर। किस तरह से डेटा आपने वहां से पुल करना है, जो डेटा वेयर हाउस है उसके अंदर से उसको आप मॉडल करेंगे और सेव कर देंगे जो आपका एक एग्रीगेटेड लेवल पर होगा। अब इस बात के ऊपर मेरी जरा गौर कीजिएगा। आपके पास OLTP के अंदर डेटा बहुत सारा पड़ा हुआ था, इट वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जब आपने उसको एनालिटिकल प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर लेकर आए तो उसके अंदर से आपने सारा के सारा डाटा नहीं लाए, आपने कुछ पर्टिकुलर फीचर्स उठाए, कुछ पर्टिकुलर डेटा के कॉलम्स उठाए, उनके टेबल्स को मॉडल किया इन द शेप ऑफ सच अ स्कीमा दैट वाज एक्चुअली गुड फॉर यूजिंग रिपोर्टिंग। उसके बाद वहां से जो unnecessary कॉलम्स से दैट वर नॉट बीइंग यूज्ड इन द रिपोर्टिंग और वुड नॉट बी यूज्ड इन द रिपोर्टिंग, आपने उनको फिल्टर आउट करके साइड पे कर दिया। जो जरूरी थे कॉलम्स आपने वो रख लिए सारे के सारे अपने ओलाप मॉडल के अंदर। अब आपके ओलाप मॉडल के अंदर कुछ फीचर्स आ गए। उसके बाद आपने फर्दर उसको रिफाइन करके BI लेयर के अंदर जो था, जो सिमेंटिक मॉडल की मैं बात कर रहा था, उसके अंदर आपने फर्दर उसको फिल्टर आउट कर दिया कि आपने उस उन फीचर्स के अंदर से भी कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को आप जो आपको जरूरत थी रिपोर्टिंग के लिए आप उनको ले आए। डेटा इज बीइंग मोर एंड मोर रिफाइंड ऑन ईच स्टेप। किस तरह से डेटा आपके पास पहले वाफिर मिकदार में था, फिर कम हुआ, बट इट वॉज स्टिल हिस्टोरिकल। तो उसके सारा का सारा डेटा फ्रॉम A to Z, जिन पर्टिकुलर फीचर्स को आपने एक्सट्रैक्ट किया था वो सारा का सारा आ रहा था। दैट इज नोट वर्दी। फिर उसके बाद जब हम लोग सिमेंटिक लेयर की बात करते हैं, सिमेंटिक लेयर के अंदर भी इसी तरह से BI लॉजिक अप्लाई करके जितना भी डेटा था आपका सारे का सारा वो फर्दर एनहांस हो गया अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉजिक। उसकी मॉडलिंग की आपने और उसको आपने फिर फर्दर लास्टली डेटा को विजुअलाइज कर दिया। अब इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। जब विजुअलाइज करने से, विजुअलाइजेशन तो आप ये समझें कि दैट कैन बी थॉट ऑफ एज अ फाइनल end thing or the end product or the end outcome would be the most appropriate term here. That would be the end outcome for getting the user, जो end business user है उसकी requirements fulfill करने के लिए। So before that, uh, there are different data professionals like the data analysts, the data engineers, जो कि सारे प्रोसीजर के अंदर काम कर रहे होते हैं। द डेट अब मैं बात करूंगा करियर प्रोस्पेक्ट्स की और साथ के साथ जितनी भी हमने बात की थी उसको मैं रिलेट करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि किस तरह से आप कौन सी करियर पाथ को परस्यू कर सकते हैं, कौन सी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं और किस तरह से लेवरेज कर सकते हैं फॉर दिस होल ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इट्स बेस्ट। ओके, तो अब BI रिपोर्टिंग मैंने आपसे कहा था कि विजुअलाइजेशन इट इज बीइंग यूज्ड एट द वेरी एंड of the whole process. It can be used in the middle as well to get to know how the data is overall, what is the health of the data. ये इसको data engineers भी utilize कर सकते हैं data visualizations को. But when we talk about BI reporting, it is the end product that the business users, that is for the business users, done by technical professionals. आई होप दैट मेक सेंस। आप मेरी बातों में आप लोगों को आई रियली होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी काइंडली जस्ट स्टेट इट राइट नाउ ताकि आपकी एम्बिग्विटीज दूर कर दीजिए। आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस around 10 seconds. If you have any questions, just let me know. Okay. So, अगर मैं बात करूं इसकी, मैंने आप लोगों से डेटा एनालिस्ट की बात करनी है, डेटा इंजीनियर्स की बात करनी है और BI डेवलपर्स की बात करनी है, BI इंजीनियर्स की बात करनी है, BI प्रोफेशनल्स की बात करनी है। These are the three main career paths that I'm going to talk about right now. So, what is the difference between the three? I hope कि आप लोगों को already अब तक clear हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो I'm going to give you a high level idea again. डेटा इंजीनियर्स का काम होता है कि दे बिल्ड पाइपलाइंस एंड दे मॉडल द डेटा इन सम वे
that the data is always accessible from the source systems or the different systems to the end users, ताकि उसको leverage किया जा सके. Data analyst का काम ये होता है कि वो there's somewhere between, you could say, the working between the OLAP models and the BI guys or the final end users, ताकि उनके ऊपर वो काम परफॉर्म कर सकें, उनके लिए operations परफॉर्म कर सकें, data को analyze करके for using the data to its full potential, उससे insights draw कर सकें. BI guys, they take the data that is given to them by the data analysts and the data engineers, और उसको वो further visualize करते हैं according to the business requirements by analyzing the business requirements कि actually data क्या था, उसको analyze कर लिया data analyst ने, उनके साथ cooperate कर लिया business intelligence developers ने, उन्होंने देखा कि अच्छा ये वाला डेटा था, इस तरह से हो रहा था, और उसके ऊपर ये बीआई प्रोफेशनल्स का काम होता है कि ये देखना कि व्हाट are the actual insights that need to be visualized according to the business requirements जो कि आपको जो business users ने दी होती है. So I hope that makes sense now. आप लोगों को एक पिक्चर बनती नजर आ रही होगी कि कौन सा प्रोफेशनल डेटा प्रोफेशनल किस साइड पे फिट हो रहा है पूरी पिक्चर के अंदर. The data science is basically the science of data. When people talk about data sciences, लोगों को अक्सर जो होता है confusion रहती है, लोग people directly go to machine learning engineers and the data governance professionals, but that is not the case. Data science, one can be data scientist. All these domains, different domains, they are a part of data science. And to become a data scientist, one needs to have proper knowledge to uncover insights that are not there. That is the job of a data scientist. जो कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या. टू अनकवर दोज इनसाइट्स, दैट इज द जॉब ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट. और उसके लिए इन सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. और every role is equally important in throughout the process in any organization. हर रोल, कोई ऐसा रोल नहीं है जो एक दूसरे से कम हो. सारे रोल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दैट बीइंग सेड, डेटा इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़रूरी है to know how the SQL scripting works, how the data is going to be stored, modeled, and how the data is going to be, taken out from one place to another, और किस तरह से लेके जाया जाएगा, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाएंगे. जिस तरह से आपको जो था इस ट्रेनिंग सेशन में, इस ट्रेनिंग को बेसिकली मॉडल किया गया था अदिल भाई की तरफ से. तो आप लोगों को आइडिया दिया गया था कि किस तरह से डेटा किया जाएगा, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाएंगे. इसके अंदर आप लोगों को बताया SSIS के बारे में. डेटा आप लोगों को मॉडल करना बता दिया कि किस तरह से मॉडल किया जाएगा OLTP सिस्टम्स का, उसका बेसिक नॉलेज दिया सारा, आप लोगों को हैंड्स ऑन करवाया. SSIS को लेवरेज करते हुए आप लोग पाइपलाइंस बना सकते हैं डेटा. And to build those pipelines, it is a prerequisite that you must know how the SQL language works, or the knowledge of SQL Server. That is a prerequisite. जब तक आपको वो चीज़ नहीं आएगी तो you cannot move to the next step. And for those people जो कि अभी ये सोच रहे हैं कि sometimes you have to learn before you learn how to walk, you have to learn how to fly. तो इस तरह का केस नहीं होता टेक के अंदर. अनलेस एंड अनटिल आप लोग एक काम सही तरीके से नहीं आपके पास नॉलेज होगा, आप नेक्स्ट स्टेज पे मूव ऑन तो कर देंगे, लेकिन आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि क्या चीज़ हो रही है. एवरीथिंग वुड बी वेग. तो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ आउट, गो थ्रू द प्रोसेस. एक एक चीज़ को देखें, एक्सप्लोर करें. तो ये बात मैंने की डेटा इंजीनियरिंग के लिए. और इसकी सर्टिफिकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ सर्टिफिकेशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट that is data engineer associate. Let me just open the link real quickly and give you guys an idea in a bit. आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सी सर्टिफिकेशन है. Engineer Associate Microsoft. EP203. Okay.
Just let me know real quickly when if and when my screen is visible to you guys. I hope my screen is being shared, right? आप लोगों को मेरी screen नजर आ रही है? Yes. Okay. So this is the exam that you need to take to become a data engineer. And I'm going to talk about little about this exam and what it entails और किस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं इसके लिए प्रिपरेशन और इसकी आपको मैंने जो यूज केसेस हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ आप लोगों को बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी वो बात और इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ डेटा इंजीनियर ऑन अ डेटा टीम इन एनी बिजनेस यूनिट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन तो ओके सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके अंदर कि इफ़ यू वांट टू गेट प्रॉपरली एंड थॉरली सर्टिफाइड आप यहाँ पे इसको पाकिस्तान के रीजन को सिलेक्ट करेंगे तो यू विल सी दैट दिस सर्टिफिकेशन कॉस्ट 80 USD $80 की सर्टिफिकेशन है 80 US डॉलर्स की सर्टिफिकेशन है और इस सर्टिफिकेशन में एक्चुअली मेजर क्या हो रहा होता है यू हैव टू पास एन एग्जाम और ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है ऑन साइट भी हो सकता है इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से अपने आप को जो है एग्ज़ाम अपना पे होते हैं एग्ज़ाम के लिए ऑन साइट जो होता है वो बेसिकली आपका जो होता है आप रजिस्टर करते हैं एग्ज़ाम के लिए और those are and both of the exams the online exams and the on-site exams both are proctored exams तो एक proctor होता है वो आप लोगों को monitor कर रहा होता है आप लोगों को देखता है कि आप लोगों ने इसके अंदर कोई किसी किस्म की चीटिंग तो नहीं कर रहे कोई किसी किस्म का मटेरियल तो यूज नहीं कर रहे and he just ensures that there is nothing fishy going around or what are the skills that are measured for this certification and how it's going to help you इसकी हम लोग बात कर चुके हैं already so let's look at the skills that this particular certification entails design and implement data storage that makes up 40 to 45% of the certification आई रियली होप कि ये वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों को क्लियरली करवा दिया था बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी एटलीस्ट आई रियली होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिज़ाइन एंड डेवलप डेटा प्रोसेसिंग तो डेटा प्रोसेसिंग किस तरह से हो रही होती है एक्चुअली डेटा का किस तरह से डेटा की मैनिपुलेशन हो रही होती है डेटा का एक्सट्रैक्शन हो रही होती है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है लोडिंग हो रही होती है जितनी भी प्रोसेसिंग है डेटा की वो किस तरह से हो रही होती है Okay, the next step is design and implement data security. Also a very interesting and very important part, crucial part. इसके बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं किया था इस सेशन में, through हमारी trainings में. But when you go through this certification, so this is one of the things that is going to be discussed as well. And it makes up around 10 to 15% of the whole certification questions exam on the examination. Monitor and optimize data storage and data processing. That is the last thing that's going to be on the exam, and it made up of 10 to 15% of the whole certification. अच्छा जी तो मॉनिटरिंग के बारे में तो हमने बात की थी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी बात की थी लेकिन वो हमने जो बात की थी दैट वाज मोस्टली ओरिएंटेड टुवर्ड्स how you can optimize SQL queries. So it is not just the SQL queries that can be optimized. You can optimize storage as well. किस तरह से आप उसको storage को optimize कर सकते हैं? That is a whole other long, lengthy debate that we can have, but I would rather recommend you to dive into that stuff on your own first. आप लोग पहले explore करें, अच्छे तरीके से देखें कि क्या चीज़ है ये बेसिकली और किस तरह से इसको हम लोग जो है मतलब कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस अगेन इस चीज़ की क्या सिग्निफिकेंस है ऑप्टिमाइजेशन की हमने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जिस तरह से सीक्वल क्यूरीज के अंदर देखा था कि किस तरह से क्यूरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस तरह से बाकी सारी चीज़ें भी हर चीज़ ऑप्टिमाइज हो सकती है इफ़ यू हैव द नॉलेज दैट इज अ प्रीरिक्विजिट तो बिल्डिंग अप दैट नॉलेज इज वेरी एसेंशियल ये आप लोगों को मैंने हाई लेवल एक बता दिया कि क्या क्या स्किल्स आपकी मेजर होंगी
अब इसको प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं इस एग्जामिनेशन को। वन इज ऑनलाइन, दैट इज फ्री, एंड द अदर वन इज इंस्ट्रक्टर लेड, दैट इज पेड। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर ये सारा कुछ मेंशन्ड है। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर आप ये सर्च करेंगे, एग्जाम का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, एग्जाम DP203 डेटा इंजीनियरिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। This is a certification exam that you need to take to become a certified data engineer on Microsoft Azure. So इसके अंदर ऑनलाइन रिसोर्सेज के अंदर आप देखेंगे कि इंटरैक्टिव लेसन हैं सारे के सारे। आप इनको वन बाय वन गो थ्रू करेंगे, आप देखेंगे कि क्या चीज़ किस तरह से आ रही है। इसके अंदर सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के अंदर बताई हुई हैं ऑलरेडी। देयर इज नथिंग न्यू। एश्योर एक प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसको यूटिलाइज किया जाता है इन मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, जो अभी तक हमने जितनी भी बात की थी, one thing that I really want to discuss right now, before getting into the preparation stuff and before talking further about this certification. आप लोगों से जितनी भी बात हम लोगों ने की है अभी तक, that is on somewhat on a level कि आपका जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है वो सारे का सारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सारे का सारा डेटा एक डेटा सेंटर के अंदर जा रहा है और ये सारा का सारा डेटा ऑन प्रेमिसेस पड़ा हुआ है। जिसका मतलब ये है कहने का कि फिजिकल स्टोरेज जो है आपका डेटा फिजिकली किसी एक हार्डवेयर में स्टोर हो रहा है, राइट। तो ये डेटा आपका जो हार्डवेयर में स्टोर हो रहा है वो हार्डवेयर आपका बिजनेस की उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमिसेस ऑन प्रेमिसेस पे पड़ा हुआ है। डेटा सेंटर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। So what this certification entails, it's oriented towards a cloud platform. A cloud का concept ये है कि there are multiple giant tech giants. There is the Amazon, there is Google, there is Azure. अभी सिर्फ इन तीन की बात करूंगा और फोकस मेरा Microsoft Azure के ऊपर है। So what happens is कि these tech giants provide resources, compute resources, storage resources. वो कहते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर है, आप हमारा हार्डवेयर यूटिलाइज करके अपना जितना भी डेटा की प्रोसेसिंग करनी है आप उसको कर सकते हैं। एंड ऑल दी सिस्टम्स वी एक्सेस देम थ्रू नेटवर्किंग। हम लोग जो है यहाँ पे नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं, क्लाउड के ऊपर रिसोर्सेज अपने बनाते हैं, उनकी सर्विसेज खरीदते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं टू लेवरेज we get to use the data hardware that is required and we pay as we go most of the time. ये सारी कॉन्सेप्ट्स जब आप इसको स्टार्ट करेंगे चीज़ों को तो आप लोगों को पता लग जाएंगे इसके बारे में। तो एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो ये जो बड़े टेक जाइंट्स हैं ये अपने रिसोर्सेज दे देते हैं आपको कि आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज वन सच प्लेटफॉर्म where you can leverage those cloud resources. तो आपका ये सारे का सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है क्लाउड रिसोर्सेज पे, और जो क्लाउड रिसोर्सेज के ऊपर आपके सिस्टम्स होते हैं दे आर बेसिकली वही सारी चीज़ें जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। दे कैन बी SSIS, आपके एजोर के SQL सर्वर भी होता है, इसके ऊपर मशीन्स स्पिन अप हो जाती हैं जिनके क्लस्टर्स बना सकते हैं आप, और उनको हम लोग लेवरेज कर सकते हैं टू स्टोर द डेटा इन द क्लाउड। When I say in the cloud, I mean on the hardware provided by the tech giants that I was talking about. In this case, Microsoft Azure. अच्छा जी, तो two modes of preparation for the certification: online, आई that is थिंक free, आई and थिंक इसके ऊपर, सॉरी मैं उमर आपको काट रहा हूँ, आई थिंक इसके ऊपर यार आप लोग अगर यूट्यूब पे जाओ ना, इवन के लोगों ने ये तक दिखाया हुआ है कि उन्होंने एग्जाम किस तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या किस तरह ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और लो मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं इनको ना जर्नी बताता हूँ कि बेसिकली उन्होंने जर्नी क्या देनी है। everything else, ये absolutely. जो जरूरी है ना वो ये है कि आपको हमने पूरा एक वॉक थ्रू दे दिया हुआ है। वॉक थ्रू जो है उसको आपने किस तरह कनेक्ट करना है, तो मैंने ये भी आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा इसको बना दिए कि आप क्या फॉलो करो जो रेलेवेंट है मार्केट के लिए और आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। ठीक है,
अगर ये सब कुछ आप कर लेते हो तो मेरे ख्याल में यू कैन इजीली गेट द जॉब ऑन द फर्स्ट इंटरव्यू। तो आपने करना क्या है, सेम जिस तरह ये पूरा का पूरा आपका जो कोर्स डिजाइन था वो वैसे ही है। पहला स्टेप क्या है कि आपने कोई भी RDBMS रिलेशनल डेटाबेस जो कोई भी सर्वर जो है ना रिलेशनल डेटाबेस आपने वो पकड़ना है और उसके ऊपर आपने अपने आप को ट्रेन करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया है SQL सर्वर 2019 डेवलपर वर्जन डाउनलोड कर लें, ठीक है। और उसके अंदर आपने लर्न क्या करना है, डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। काफी डिटेल में पढ़ा दिया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है। आपको कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को लॉजिकल में कन्वर्ट करना आना चाहिए और लॉजिकल को फिजिकल में करना आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट। अगर वो नहीं आता, आपको नॉर्मलाइजेशन से कॉन्सेप्ट का नहीं पता, OLTP क्यों है उसका नहीं पता, तो फिर आप अगले स्टेप नहीं कर सकते। अच्छा, उसी सर्वर के अंदर उसकी एक नेटिव लैंग्वेज है, उसे T-SQL कहते हैं, TSQL। ये है SQL सर्वर कंप्लाइंट SQL लैंग्वेज, आपको ये आनी चाहिए। कोई भी कोर्स आप अभी सर्च करें गूगल के ऊपर T-SQL फॉर बिगिनर्स या फॉर एडवांस, आपको मिल जाएगा, फॉलो करें, सारे कोर्स अच्छे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, अब उनके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, हर सर्वर के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने हाईलाइट कर दी, ये मैं आपको टेबल भेज दूंगा, ठीक है। बल्कि अभी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने हाईलाइट कर दें। इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको प्रोफेशनली ग्रिप होनी चाहिए कि टेबल्स क्या है, एलियस क्या है, व्यूज क्या है। इंडेक्सेस में आपको बहुत पूछा जाएगा, और जहां पे भी आप डेटाबेस डेवलपर की कहीं ना कहीं इंटरव्यू हो रहा होगा, वो आपको इंडेक्सेस के से ही कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे, क्योंकि वो जाता है फिर डेटाबेस ट्यूनिंग की तरफ। जब क्यूरी नहीं चल रही होती, क्यों नहीं चल रही होती, आपको इंडेक्सेस चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। इसी तरह कंस्ट्रेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, सीक्वेंस है, स्टोर प्रोसीजर। आपको स्टोर प्रोसीजर लिखना नहीं आता, आप भी एक डेवलपर नहीं बन सकते, आप डेटाबेस डेवलपर नहीं बन सकते। स्टोर प्रोसीजर आपको लिखना आना चाहिए। स्टोर प्रोसीजर के अंदर आपने एक दूसरे स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना है, उसके अंदर मल्टीपल यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कॉल करना है। किस तरह, आप खुद लिखें, छोटी सी एक रूटीन बना ले, लिखें, यूट्यूब पे भरा हुआ है। वहीं पे भी जाओगे आप, एसक्यूएल सर्वर स्टोर प्रोसीजर लिखोगे तो 4-4 घंटे के ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे आपके साथ, देखें, ठीक है। वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया, तो मेन ऑब्जेक्ट्स मैंने हाईलाइट कर दिए। आप जॉब कौन सी कर, सिर्फ पहले स्टेप पे ही किस किस्म की जॉब्स आप कर सकते हो। आप DBA बन सकते हो, ठीक है, DBA का पाथ ले सकते हो। आप डेटाबेस डेवलपर बन सकते हो, और डेटाबेस डेवलपर अच्छे भले हाईली पेड लोग हैं, ठीक है। इसी तरह आप ETL डेवलपर बन सकते हो, क्योंकि आपको क्यूरी लिखनी आ गई है, एक्सट्रैक्ट करना आ गया है, यहाँ इस डेटाबेस में दूसरे डेटाबेस पे डालना आ गया है, ठीक है, उनको ज्वाइन करना आ गया है। तो ये सारा कुछ आपको आ गया, तो आप ETL डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, जब आप ये कर लोगे सारा, जब आप कहोगे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई हैव डन समथिंग, मैं 6 महीने 7 महीने इसको लगा लिए, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने डेटा वेयर हाउसिंग पे जाना, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग, अगेन मैंने टूल सेलेक्ट किया है, SQL सर्वर ही इस्तेमाल होता है डेटा वेयर हाउसिंग के लिए। कोई वही DB है जिसके अंदर हमने डिफरेंट मॉडल OLAP OLTP को OLAP में ले जाना है, मॉडल चेंज कर देना है। मॉडल क्या है, डायमेंशन मॉडल। मैंने आपको बता दिया, व्हाट टू लर्न, डेटा वेयर हाउसिंग डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आपको आनी चाहिए। इसके अंदर आपको याद है कि मैंने हम लोगों ने डिटेल में आपको बताया था, ताहिर का बड़ा ही अच्छा एक सेशन रिकॉर्डेड है, उसको रिविजिट कर लें, ठीक है। और फिर आप इसको डायमेंशन मॉडल को आपने लर्न करना है, क्योंकि डाटा मॉडल एक ही है, उसके अंदर स्नोफ्लेक है, ठीक है, उसके अंदर उसको लर्न करें। डायमेंशंस का पता होना चाहिए, फैक्ट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। डाटा मार्ट्स का पता होना चाहिए, किम्बल का एक पूरा डाटा मॉडल का कॉन्सेप्ट है, किम्बल को पढ़ें, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ये कर लोगे, जब आपको मॉडलिंग आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा, इसका डेटा वेयर हाउसिंग आ जाएगी, तो आप क्या जॉब परसू कर सकते हो, डाटा इंजीनियर की जॉब परसू कर सकते हो, ठीक है।
डाटा आर्किटेक्ट की जॉब परस्यू कर सकते हो, ETL डेवलपर की जॉब परस्यू कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अब आप दोनों अगर ऊपर वाले ये दोनों अगर हो जाते हैं तो फिर आप डेटाबेस के डिजाइन भी जानते हो, डेटा वेयर हाउसिंग भी जानते हो। तो क्या है कि आप इन दोनों का जो ऊपर जॉब्स में बताएंगे ये आराम से हंट कर सकते हो। फिर एक आता है कि भाई अब मैंने कुछ टूल्स ऐड करने हैं ETL के अपने लिए, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए, डाटा को डाटा के ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो आप क्या करें कि इसी स्किल्स के बाद जो तीसरा स्टेप आएगा कि आपने ETL सीखनी है, और ETL के लिए दो मैंने टूल सेलेक्ट किए हैं, SSIS और पाइथन। ये दोनों दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओगे आपको मिल जाएंगे, तो इसकी जॉब नहीं खत्म होने वाली। तो क्या करना है आपने इसमें, SSIS ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपको बता दी गई हैं, लर्न आपने खुद करना है, हमने आपको सिर्फ गाइड कर दिया है, ठीक है। और फिर पाइथन फॉर डाटा साइंस, इसके अंदर जितनी भी वो लाइब्रेरीज बताएगा, यूट्यूब के किसी भी चैनल पे चले जाएं, वहां पे पाइथन फॉर डाटा साइंस लिखें, आपको जो है ना 4 या 5 लाइब्रेरीज बताएगा, उसके अंदर आपने मास्टर होना है। किसी ने आपको नहीं आके करना, आपने खुद ही होना है, खुद ही प्रैक्टिस करनी है। अब ये कर लोगे तो ऊपर वाले ही जॉब के साथ आप ETL डेवलपर भी लगा लो कि भाई मुझे ETL डेवलपमेंट भी आ गई है। आखिरी स्टेप है जो आपका डाटा विजुअलाइजेशन का, लेकिन अगर कोई सिर्फ डाटा विजुअलाइजेशन को परसू कर रहा है, ऊपर वाली सारी चीजें छोड़ दे, ठीक है, वो BI डेवलपर की डेवलपमेंट की तरफ चला जाए, तो वो एक पूरा पाथ है जिसमें मैंने बता दिया आपने एक ही टूल पकड़ना है फिलहाल, पावर BI, क्योंकि हर गली मोहल्ले में वो इस्तेमाल हो रहा है, हर कॉर्पोरेट उसे इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो लार्ज है, स्मॉल है, बिग है, एंटरप्राइज है, जो भी है, पावर BI इज पार्ट ऑफ एवरी कॉर्पोरेट, ठीक है। आप इसको सीखें, उसके लिए पाथ सिंपल है कि आपने सर्टिफिकेशन करनी है, और मैंने लिख दिया और नीचे सर्टिफिकेशन सारी लिखी हुई। और अगर आप ये चारों स्टेप कर लेते हैं तो आप अपने आप को BI और डाटा कंसल्टेंट कह सकते हैं, एंड इट वुड टेक यू लाइक 2 to 3 years, ठीक है, इट इज नॉट एज सिंपल। आपको ये जर्नी आपने स्टेप वाइज चलना है, पहले स्टेप पे अपने आप को करें, ठीक है, फिर दूसरे पे, तीसरे पे। आ, आप इस स्टेप पे पहुंचने के लिए आई वुड से कि आप 2 से 3 साल आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन आप 1 साल के अंदर अगर ये कर लेते हैं तो कम से कम आप किसी को ये कह सकते हैं मैं एंड टू एंड BI डेवलपमेंट कर सकता हूँ। और जो सर्टिफिकेशन परसू करनी है आपने, ये नीचे लिखी हुई है, ठीक है, ये सारी यहाँ से डालते जाना, आपको गूगल के ऊपर वो उसके पेज पे ही ले जाएगा कि भाई डाटा एनालिसिस जो है ना, एनालिटिक्स जो एसोसिएट है वो क्या है, उस कंटेंट क्या है, एजोर डाटा इंजीनियर। देखो अब क्लाउड का सारी चीज चल रही है, तो एजोर आपको आना चाहिए, कोई एक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड आना चाहिए, तो एजोर यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। एजोर डाटा इंजीनियर एसोसिएट है, फिर एजोर AI इंजीनियर, जो कि फिर डाटा साइंसेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, वहां चले जाएं, ठीक है, ये स्किप कर सकते हैं आप अगर नहीं परसू करना चाहते, ये दोनों जरूरी हैं। और ये जो है जो BA डेवलपर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो दिस इज द पाथ, इसको लें। और इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई थिंक इस जितना हमने आपको बता दिया उसके बाद इसको परसू करना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले इसको फोकस करें, आप कोशिश करें कि कोई भी आप जो इंटरव्यू आपने 1 महीने बाद देना है, आज से 1 महीने बाद जब आप पहला इंटरव्यू दे रहे होगे, तो इसके ऊपर आपने अपने आप को ऐसे पेयर करके जाना है कि आप प्रोफेशनल हो, यू नो एवरीथिंग। और इसका कंटेंट भरा हुआ है यार नेट के ऊपर। ये वही मैं कहता हूँ तो इन लड़कों को, भाई दौड़ अपनी अपनी है, जो पहले कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, जो नहीं करेगा वो रह जाएगा। और इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं बहुत कम क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आते हैं, मुझे इस पे जो है ना थोड़ा सा कंसर्न है। अनम्यूट करें, जिसका कोई क्वेश्चन है प्लीज गो अहेड। अदिल भाई, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। आपने बहुत हम्म स्वीटली से एक्सप्लेन कर दिया सारा कुछ। इसका एक इनिशियल एक लेवल की जो व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर दीज सर्टिफिकेशंस,
इसका एक प्री डायरेक्ट फंडामेंटल्स कोर्स भी है, आप काइंडली उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर इंट्रो दे दें कि डेटा फंडामेंटल्स वाला जो था एज्योर डेटा फंडामेंटल्स। हाँ, एजूर डेटा फिर वो भी इस लिस्ट में डालें। वो जाहिर बात है, जब आप उस फंडामेंटल्स पे जाओगे तो आपको वो प्रिपेयर करेगा कि भाई आपके पास कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्लाउड के ऊपर कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप पूरा एंड टू एंड बीए डिलीवर कर सकते हो। तो फंडामेंटल्स इज ऑल अबाउट टू गिव यू द नॉलेज कि आप किन चीजों से खेल रहे होगे, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए आप डिफरेंट चीजें डिलीवर कर रहे होगे। फिर एडवांस लेवल, एसोसिएट लेवल में उनको बताएगा कि भाई उनको यूटिलाइज करते हुए किस तरह एक यूज केस क्रैक कर रहे होगे। ठीक है, तो फंडामेंटल इज इम्पोर्टेंट, इस लिस्ट के अंदर डाल देंगे। उमर, इस लिस्ट के अंदर डाल देना आप इनको, फंडामेंटल भी, तो इनको देंगे। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो बल्कि मैं भी कॉपी करता हूँ इसको, इसको आप जो है ना सारे जो हैं यहाँ पे ये समझें कि आपको चीट शीट दी जा रही है जिसको फॉलो करें। ठीक है, इस चीट शीट को पकड़ लें भाईजान सारे। मुझे पता है कि हम लोग एक महीने के अंदर, या आई डोंट नो कितने हमारे 10 सेशन कितने थे, 12 सेशन थे। 12 सेशन के अंदर हम लोग बहुत कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम एक रोड मैप दे सकते हैं कि मसला ये आ रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमें ये नहीं बताया जाता कि रोड मैप होगा क्या। ठीक है, तो मकसद इस कोर्स का ये था कि आपको बीआई डेवलपर या बीआई कंसल्टेंट बनने का रोड मैप क्या है। तो रोड मैप बहुत वो उन चीजों से शुरू होते हैं जो यूनिवर्सिटी वाकई आपको पढ़ा चुकी है। आपने डीबी के 2 कोर्सेज किए हुए, DB1 DB2। अगर उसमें ही आपको बता दिया जाता कि भाई ये टी सीक्वल है, ये एसक्यूएल सर्वर है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको प्रिपेयर करके एग्जाम देना है आपने, तो अभी तक आपका जो स्टेप 1 था वो क्लियर होना था, जो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ऐसे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेप 2 को डिस्कस कर रहे होते कि भाई अब इसमें से वेयर हाउस बनाना है, हमने किस तरह बनाना है, कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं, क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी ने वो नहीं बताया, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये करना है। हाँ, मेरे पास वो सारी चीजें नहीं है जिस तरह यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई एक प्रोफेसर है, ठीक है, उसके पास लैब है, फिर उसके पास नंबर्स हैं, ठीक है, क्रेडिट आवर्स हैं, उसका एक एग्जामिनेशन सिस्टम है। मैं एग्जाम लेने नहीं बैठा हुआ, मैं बस आपको नॉलेज शेयर करने बैठा हूँ कि भाई मैं समझता हूँ कि आपको ये आना चाहिए। और एग्जाम लेने का कोई फायदा नहीं मुझे, क्योंकि लाइफ आप लोगों ने खुद बनानी है। अ, और आपको एक अगर आप सीरियस हैं तो यू कैन डू दिस थिंग, यू नो। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड, अदील भाई आपने बहुत खूबसूरती से बात एक्सप्लेन की थी। आई होप मेरी आपको आवाज़ आ रही होगी। जी uh, जी इसके अंदर दिल भाई, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि दिस इज नॉट ओनली, ये जो हमने ट्रेनिंग जिस तरह से दी है थ्रू आउट, आपने इसको टेलर इस तरह से करवाया था कि दैट इट इज नॉट जस्ट मेंट फॉर टेक्निकल पर्सनल, इट इज मेंट फॉर ऑल द पीपल। चाहे आप फाइनेंस से हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस डोमेन के हैं, सेल्स से हैं, मार्केटिंग से हैं, एवरीबॉडी कैन लेवरेज दी स्किल्स। और ये ऑर्गेनाइजेशंस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं स्किल्स। रिपोर्टिंग एग्जैक्टली मार्केटिंग प्रोफेशनल्स भी करते हैं हमारे, रिपोर्टिंग हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स भी करते हैं, एचआर प्रोफेशनल्स भी करते हैं। एवरीबॉडी कैन लेवरेज दी स्किल्स टू grow in their fields, respective fields. एग्जैक्टली। इवन दो अगर इवन दो अगर कोई मुझसे मेरा हैंड रिटन सर्टिफिकेट पेपर गेम का लेना चाहता है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझसे ट्रेनिंग अटेंड की थी, आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा एंड टू एंड, जो ये स्टेप पे है। आप एक प्रोजेक्ट सबमिट कर दें, ठीक है, मैं आपको सर्टिफिकेट भी इशू कर दूंगा और मैं आपको गारंटी भी दे दूंगा आप नेक्स्ट इंटरव्यू के ऊपर जॉब गेट कर लो। ठीक है, तो वो सबमिट करें और गेट योर सर्टिफिकेट। ठीक है, बट शर्त ये है कि आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। देयर इज नो टेस्ट, मुझे टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई आई मैं जो हूँ उसके अंदर फेवर करता हूँ कि टेस्ट होना ही ओपन बुक चाहिए, क्लोज बुक टेस्ट नहीं होता। तो गूगल इज एन ओपन बुक टेस्ट। आप जाएं, उसको एंड टू एंड बीआई का एक यूज केस क्रैक करें,
लाके मुझे दिखाएं, उमर अफान उसको जो है ना वेरीफाई करेंगे, आपसे एक वाइवासा होगा उसके ऊपर, और उसके बाद आपको वो नॉमिनी कर देंगे, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं उससे। The ठीक है, purpose is to get you guys an understanding कि किस तरह से प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपने इम्प्लीमेंट किया होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने इम्प्लीमेंट किए होंगे, उनकी असेसमेंट होगी, उनकी चेकिंग होगी कि किस तरह से आपने यूटिलाइज किया है उन कॉन्सेप्ट्स को, और एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया आपने फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड। कौन सी मेथडोलॉजीज यूज की हैं, कौन सी अप्रोचेस की हैं यूज, ये सारी चीज़ें असेस होंगी आपकी, एंड दैट इज इट। गुड यार। देखो हमारे पास क्या स्ट्रेंथ रही है, आप लोग अटेंडेंस लगाते रहे सारे बॉयज। Attendance, so I guess definitely on every session it was being marked. And as far as I remember, when we started out, strength काफी ज़्यादा थी. The strength initially was around 33. Then it started getting low, but currently the strength is around. If I see the people here, there are 19 people here in this meeting. If we exclude three of us, then the strength is 16 right now. So the pool already suggests कि कौन कौन लोग सीखे से for the training, कौन कौन लोग इस चीज में इंटरेस्टेड थे, कौन कौन इससे फायदा उठाएंगे, डेफिनेटली वो यही लोग होंगे। अच्छा, आपको ना कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना, 3-4 प्रोजेक्ट्स जो है ना बता दिए जाएंगे, उमर अफान आपको ना व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर बता देंगे, उनमें से कोई भी आप कर लें, और वो होगा, लेकिन एंड टू एंड आपको पहले ओएलटीपी यानी कि डेटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा, उसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, उसके अंदर डाटा पुश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसी डाटे को निकाल के आपको लेके आना पड़ेगा एक वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, डायमेंशनल मॉडल बेस्ड होना चाहिए, उसके अंदर डायमेंशन मॉडलिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं उसको ड्रिल अप और ड्रिल डाउन करना चाहता हूँ या ड्रिल थ्रू करना चाहता हूँ तो मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर तीसरा आपको ईटीएल की ट्रांसफॉर्मेशंस 2-3 बहुत बेसिक लेवल की, या आप कह लें कि बिगनिंग लेवल की, जो जो भी रिक्वायर्ड होंगी उसके ऊपर पूरे वेयर हाउस को फिल यानी कि पॉपुलेट करने के लिए, वो आपने एसआईएस पे बनानी होगी। ठीक है, पाइथन में बना लें, दोनों में से किसी में बना लें जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और तीसरा ये कि आपने एक डैशबोर्ड बना के दिखाना होगा पावर बीआई का, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के ऊपर जो है ना हजारों या लाखों ब्लॉग्स मिल जाएंगे, बड़े अच्छे हमसे बड़े अच्छे अच्छे तगड़े लड़कों ने जो है ना वहाँ पे काम किया हुआ है, तो वो उनको देखें जाके। बात ये है कि आपको एनेबल करना है हमने कि दैट यू कैन गेट द जॉब, एंड यू कैन बेसिकली बी कॉन्फिडेंट कि भाई आई कैन डू दिस थिंग एंड आई कैन डू दिस थिंग बेटर देन यू। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगले 2-3 महीनों में, मैं ये समझता हूँ। तो अगेन मेरे ख्याल में अब ये शॉर्ट करते हैं इसको। हाँ उमर सर, आपने। एक क्यूरी है सर, सॉरी, एक क्यूरी है। आपने ये डेटा इंजीनियर्स का बताया है, तो डेटा साइंटिस्ट का, क्योंकि दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, डेटा इंजीनियरिंग की और डेटा साइंटिस्ट की, तो डेटा साइंटिस्ट के लिए कौन सा पाथ लिया जाए? डेटा साइंटिस्ट इसके बाद पाथ आता है, जब तक आप ये नहीं कर लोगे ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब यही ये मसला हो रहा है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर ना डेटा साइंस को ज्यादा बड़ा बता रहे हैं। मसला ये है कि इसके बाद जो पाथ आता है ना यहाँ पे, वो डाटा साइंस का है। जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं आएंगी, डाटा साइंस नहीं आ सकता। डाटा साइंस के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक के अंदर है जी आपको डाटा को गैदर करना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि डाटे को इस लिहाज से गैदर किया जा सके ताकि उसके ऊपर एल्गोरिदम, ठीक है ना, वो अप्लाई करके उससे मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटी ली जा सके। तो जब तक ये नहीं आएगा तो डाटा गैदर नहीं होगा। तो ये डाटा इंजीनियरिंग पार्ट है। उसका जो पहला पार्ट है ना डाटा इंजीनियरिंग, वो ये है, ये पहले 3 स्टेप। ठीक है, ये नहीं आएगा तो डाटा गैदर करना नहीं आता। तो डाटा साइंस के अंदर जो पहला पार्ट है वो ये है। ठीक है, दूसरा पार्ट है कि भाई वो जो डाटा गैदर हो चुका हुआ है उसके ऊपर कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई करना है, वो क्यूरी साइंस पे चला जाता है। यानी कि वो डाटा इंजीनियर जो कि एमएल के एल्गोरिदम्स लिख रहे होते हैं, जो कि आपने पढ़े भी होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, वो उस तरफ चला जाता है कि वो ये बताते हैं कि भाई ये
बिजनेस सिनेरियो को लेके मुझे कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई करना है ताकि मैं इससे इस डाटे से अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकूं। ये सारा कुछ बात हो रही है आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की, वो चला जाएगा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के ऊपर, यानी कि प्रिडिक्शन के ऊपर चला जाएगा। तो अभी तो हमने सब कुछ डिस्क्रिप्टिव की बात की है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। आपको जब तक डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, प्रिस्क्रिप्टिव पे किस तरह जा सकते हो? तो डाटे को प्रिपेयर करना पहले सीख लो, फिर आप बात करोगे कि भाई अब इस डाटे के ऊपर मैंने प्रोडिक्शन लेनी है, तो मैं कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई करूं। तो वो आ जाएगा आपका प्योर डाटा साइंसेस, जिसमें आप बता रहे होगे कि इस डाटे के ऊपर ये वाला एल्गोरिदम लगेगा, इसके ऊपर क्लस्टरिंग करनी है, इसके ऊपर मैंने या और कौन से एल्गोरिदम हो सकते हैं उमर, क्लस्टरिंग का हो गया, कोरिलेशन हो गया, ठीक है। ऐसे क्लस्टरिंग, जितने कोरिलेशन, इसके अलावा इस तरह से आपकी जो है जो हमारे हम लोग बात कर लेते हैं, रिग्रेशन डीप मॉडल्स आ लर्निंग गए हो हमारे, गया, रिग्रेशन आ गया, डीप लर्निंग डीप आ लर्निंग गया। हो गया, तो कन्वोल्यूशन वो नेटवर्क्स आ गए बिल्कुल सारे, डिफरेंट है। हमने आपको मशीन अभी लर्निंग सिर्फ, होगा। हाँ हाँ, वो मशीन लर्निंग की तरफ चले जाओगे, वो एडवांस एनालिटिक्स है। इसको कहते हैं डाटा एनालिटिक्स और उसको कहते हैं एडवांस डाटा एनालिटिक्स। एडवांस डाटा एनालिटिक्स के अंदर हम लोग प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं अपने हिस्टोरिक डाटा के ऊपर। तो वो फिर एक पार्ट हो गया फिर उसका डाटा साइंस का, जिसके अंदर एल्गोरिदम की स्टडीज हैं, ठीक है। आप एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे होते हो, डाटा को रेफरेंस कर रहे होते हो, उस पर प्रोडिक्शन ले रहे होते हो। और फिर तीसरा पार्ट है उसका डाटा विजुअलाइजेशन, जो इसी का पार्ट भी है। तो देखें अभी जो हमारे पास एमएल या ईए की जो जॉब्स हैं वो पाकिस्तान में कम है, और सिर्फ रिसर्च बेस्ड में काम हो रहा है थोड़ा सा। वो लड़के काम कर रहे हैं। तो मसला ये आता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में जो है ना ज्यादा फोकस्ड है एडवांस एनालिटिक्स के अंदर, और हमें बेसिक एनालिटिक्स आती नहीं है। तो ये फोकस यही था कि भाई आपको सबसे पहले बताया जाए कि आपने जो आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है वो किस तरह करनी है। फिर इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि कोर्स लॉन्च करें दें आपको, जिसके अंदर हम एडवांस एनालिटिक्स की तरफ चले जाएं। लेकिन उस इसके अंदर भी आपने दो उसके पार्ट कर लिए हैं, ये डाटा विजुअलाइजेशन का पार्ट भी कर लिए और डाटा इंजीनियरिंग का पार्ट भी कर लिए। अगर किसी लड़के को ज्यादा शौक है इन इसके बाद, तो वो एडवांस एनालिटिक्स का पार्ट कर ले, जो कि इंटरनेट के ऊपर भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। आप पाइथन फॉर डाटा साइंस के अंदर जब उसको एडवांस लेवल पे ले जाओगे, उसी के अंदर वो आपको 15 किस्म के एल्गोरिदम बता देगा, उसको अप्लाई कर लो, इसी डाटे के ऊपर आप प्रोडिक्शन कर रहे होगे। तो वो एक अलहदा पाथ है, वो लेकिन वो एडवांस है। इसके बाद है स्टेप में चलना है ना, स्टेप जो फिफ्थ है वो कह दो कि एडवांस एनालिटिक्स प्रोडिक्शन की तरफ चले जाओ। एंड मैं इसके अंदर सिर्फ ये एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आप ये देखें कि डेटा साइंस जो है, जिस तरह से मैंने सबसे पहले आप लोगों को आते एक्सप्लेन किया था, कि डेटा साइंस इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट फील्ड। लोग इसको डिफरेंट तरीके से जो है वो कर रहे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं तो वो जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली sometimes actually most of the times what happens is जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डेटा एनालिस्ट की होती हैं, डेटा इंजीनियर्स की होती हैं, बीआई इंजीनियर्स की होती हैं। एग्जैक्ट, उन्होंने उसको डेटा डीबीएस साइंटिस्ट के तौर पे लेबल डीबीएस की किया होती होता है, है। डीबीएस डीबीएस की से होती है, बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। अब देखिए आप, इतना बड़ा एक मिसाल के तौर बैंक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी यूबीएल की बात कर लें। अब यूबीएल के पाकिस्तान के अंदर लाइक 700 ब्रांचेस हैं। अब वो सारी की सारी ब्रांचेस एक सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड रहती हैं हर वक्त। अब वो सेंट्रल डेटाबेस अगर 15 मिनट के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? बैंक नहीं चल सकता। chaotic situation। आप खुद सोचें कि वो कितना हाई अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर 1 सेकंड की भी इंफ्रास्ट्रक्चर को गायब होने की गुंजाइश नहीं है। तो उसका आर्किटेक्चर किस तरह किया गया होगा, और उसके ऊपर डेटाबेस को किस तरह रेप्लिकेट किया गया होगा हाई अवेलेबिलिटी के लिए। ये इज पार्ट ऑफ डीबीए जॉब, कि भाई आपने हाई अवेलेबिलिटी डेटाबेस जो है ना डिजाइन करना है। तो ये, अब ये मैं एडवांस लेवल पे चला गया डीबी के। तो ये शुरू लेकिन वहां से ही होना है आपने, कि भैया आपको डिजाइन करना आता है, डेटाबेस डिजाइन करना आता है, टीसी को आती है, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स पता है। चलो अब मैं जो ये सारा को पता चल गया, अब मैं इसको हाई अवेलेबिलिटी पे लेके जाना चाहता हूँ। इन्हीं के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, आपको पता चलेगा कि हाई अवेलेबिलिटी किस तरह बन सकती है। दो जोन के अंदर जो है ना मैं हाई अवेलेबल कर दूं, डाटा आपस में सिंक हो रहा है, वो गायब होता है, वो चला जाता है तो दूसरा अवेलेबल है,
वो वापस आ जाएगा तो वापस रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये जो है आप सीखोगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अगेन जो आपने पाथ लेना है उसको, जब डीबीए का पाथ लोगे तो सबसे पहले ये सीखोगे, फिर एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे आ जाओगे। अगर आपने वो नहीं करना है, डेटाबेस सिर्फ डेवलपर्स तक रहना है, तो फिर आपने इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर खेलना है। उसको एडवांस लेवल पे किस तरह लेके जाना है वो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जितनी इम्प्लीमेंटेशन करते जाओगे चलता जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन था रेलेवेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। ठीक है, उसके अंदर ये है कि डाटा प्रिपेयर है। अब आपको पता चला है कि मेरा मेरा यूज केस क्या है, मेरे पास क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं, मैंने उनके आंसर किस तरह इस डाटे को लेके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है। तो वो डाटा साइंस, प्योर डाटा साइंस की तरफ चला जाएगा। वो एल्गोरिदम की स्टडीज है, ठीक है, एल्गोरिदम डिजाइन भी है, ठीक है। उसके अंदर यूजुअली आपको स्टैटिशियंस या एक्चुअरी साइंस के लोग काफी हेल्प कर रहे होते हैं, और वो आपके साथ डोमेन नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। तो वो एक अलग फील्ड है, बट अगेन इट्स एडवांस फील्ड। अभी सारी दुनिया ये और एमएल की बात कर रही है, लेकिन अभी शुरू करने के लिए यू नीड टू गो थ्रू ऑल दीज स्टेप्स, अदरवाइज उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू। गुड, और भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कैन यू गिव अच्छा सर, कैन यू प्लीज, हाँ वो आपको प्रोजेक्ट बता देंगे। और उमर, इनको 3 प्रोजेक्ट देने हैं, ठीक है, डिफरेंट डोमेन से। एक रिटेल से दें, एक हॉस्पिटैलिटी से दे दें, होटल मैनेजमेंट से दे दें, ठीक है। एक कोई और कर लें, लाइक वेयर हाउसिंग का कर लें कुछ, एक जो सप्लाई चेन वेयर हाउस का कर लें कुछ। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं एक बार इसको मॉडल करता हूँ, मैं देखता हूँ किस तरह से इनको क्या चीज़ देनी है इन 3 डोमेन्स के अंदर, और आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स लेटर ऑन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। Okay, thank you guys, thank you very much, that was a good journey, ठीक है। we spent time together, और व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, दैट वुड बी देयर ऑल द टाइम, ठीक है। वी वुड बी कनेक्टिंग विद दिस व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके अंदर क्वेश्चंस और कनेक्ट, बल्कि मुझे जो जॉब्स आ रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि 1 महीने बाद मैं वहां पे जॉब पोस्ट करने लग जाऊंगा, ठीक है। मेरे पास जो जॉब्स आ रही होंगी, आई वुड बी कंसिडरिंग यू पीपल टू गेट, कि आप लोग पहले सबसे पहले यूटिलाइज हो। तो मैं उसमें जॉब पोस्ट कर रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसको अप्लाई करें, ठीक है। और आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you everybody. Hope you had a good journey. And if there are any questions at all, feel free to share them in the WhatsApp group. And that would be all. Take care. Goodbye. Allah Hafiz. खुदा हाफिज। Allah Hafiz.